जंगबंदी तजवीज़ मुस्तरद किए जाने के चंद घंटे बाद आप दोस्त की ये खबर सामने आई और दूसरी जानिब ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का ये कहना है कि मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज देते हैं। ईरान हर मुमकिन ऑप्शन के लिए तैयार है, वो हैरान रह जाएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका से किए गए तमाम मुतालबात जायज़ हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है और पाकिस्तान ईरान अमरीका में बाज़ाब्ता सालिस के तौर पर किरदार जारी रखे हुए है। इसी सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी में ज्वाइन कर चुके हैं जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से जौहर साहब बात हम कर रहे हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ईरान की हालिया तजावीज़ को नाकाबिल कबूल करार दे दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने अपना ये बयान जारी किया जिसका भी हमने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये जवाब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और ये नाकाबिल कबूल है, जिससे एक चीज़ तो क्लियर होती है थोड़ी बहुत कि वाशिंगटन फ़िलहाल एक सख्त गिर किस्म का मौक़िफ़ अपनाए हुए है। इस सारी सूरत हाल में अच्छी बात यह है कि ईरानी जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है इस्माइल बक़ाई, जिनका बयान मैंने अभी सुनाया, कि वो ये कहते हैं कि सफारतकारी का रास्ता अब भी खुला है, तो तेहरान इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। जब सफारतकारी की गुंजाइश होगी हम इस मौके को इस्तेमाल करेंगे। आप इस सिचुएशन पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। देखिए, एक तरफ तो खैर सफारतकारी भी चल रही है और चलें सीज फायर जो है, ऑल्दो कि उन्होंने उसको कह दिया कि अब वो बिल्कुल ही जो है ना एक मुश्किल सूरत हाल में है, जिस तरह उन्होंने इसको बयान किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो सही है कि उस पर ज़ाहिर बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि मिसकैलकुलेशन की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। अब उसकी वजह कह दें कि मैं बारहा कह चुका हूँ कि ये जो मसला है न्यूक्लियर, इस मेन इशू तो यही है और इसमें ये जो 440 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम का मामला है, ये अफजूदा यूरेनियम जो है ना, ये दबा हुआ है नातान्स और फरदो और इस्फहान की साइट्स में। जब अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी तो वो ऊपर से तबाह हो गई थी, लेकिन नीचे से वो इंटैक्ट रही थी। तो वहाँ पे ये अफजूदा यूरेनियम जो 60% तक अफजूदा है, ये सिलेंडर्स में है गैस की सूरत में। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका एक खसूसन जिक्र किया, क्योंकि मेरे ख्याल मैंने पहले भी ये कहा था कि उस पर बहुत मसला है कि उसका क्या होगा। वो जो अफजूदा यूरेनियम उनके पास पड़ा हुआ है 7 जो है ना 7% तक अफजूदा है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए उनको 90% चाहिए होता है। तो 60 से 90% पे जाना इतना मुश्किल नहीं होता। पर ये जंग शुरू भी तभी हुई थी जब उनको इतलात मिली थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी और सैटेलाइट रिपोर्ट्स मिली थी कि वो ईरान जो है वो शायद उसको दोबारा से रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही अहम इशू है और इसराइल के लिए भी ये रेड लाइन है, क्योंकि इसराइल ज़ाहिर देखें इस जंग में तो वो सबसे बड़ा फरीक है, शुरू ही उन्होंने करवाई है, लेकिन मुज़ाकरात में तो शामिल नहीं है। तो उनकी पोजीशन अमेरिकन डिफेंड करते हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप इस पर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ ईरान में क्या हो रहा है, देखिए ईरान में भी जिस तरह पहले भी कहता रहा हूँ कि वहाँ पे एक मसला तो है कि जो हार्ड लाइनर्स हैं और जो प्रैग्मेटिस्ट हैं, प्रैग्मेटिस्ट में जिस तरह कालिबाफ हैं, पेजेश्कियान जो प्रेसिडेंट पेजेश्कियान हैं, से ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके अब्बास अरागची, लेकिन जो हार्ड लाइनर्स हैं उनमें मोहसिन रज़ाई हैं जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, बाकिर जुल्कदर हैं जो उनके सेक्रेटरी हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, फिर जो उसके बाद जो है ना वाहिदी हैं जो उनके IRGs के हेड हैं इस वक्त, जो कमांडर इन चीफ हैं जो पाकिस्तान इनकलाब के। तो ये सारे जरा, और इस वक्त लग रहा है कि हार्ड लाइनर्स वहाँ पे प्रिवेल कर रहे हैं ईरान में, क्योंकि वो अब वहाँ जो न्यूक्लियर इशू है, और एक तो न्यूक्लियर इशू बहुत अहम है, दूसरा जो अपना हुर्मस का मामला है उस पे अमेरिकन से जौहर साहब, ये न्यूक्लियर इशू पर ही एक सवाल जहन में है, वो ये है कि अब जब ये जो है इनकी ओहायो क्लास आबदोज़ जिब्राल्टर के करीब आ गई है और दूसरी जानिब उनका ये कहना है, ईरानी स्पीकर का जो बाक़िर कालिबाफ है उनका ये कहना है कि हम इनको हैरान कर देंगे। ये दोनों बातें जो हैं इसी जानिब इशारा करती हैं। आपको क्या लगता है कितने प्रिपेयर्ड हैं दोनों फरीक इस चीज़ को लेकर, या ये प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है? ये प्रेशर टैक्टिक तो खैर है, उसमें तो कोई शक नहीं, दोनों तरफ से जाहिर है वो प्रेशर एंड टॉक की स्ट्रेटजी तो चल रही है। लेकिन देखिए साथ ही साथ यही चीज मैं कहता रहा हूँ कि इन्हीं सिचुएशंस में मिसकैलकुलेशन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों साइड्स ओवर एस्टिमेट करती हैं अपनी पोजीशन जो है ना, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ। कई बार अमेरिकन की देखें ओवरवेलमिंग मिलिट्री सुपेरियरिटी तो है ही। अच्छा, ईरानियंस भी ये समझते हैं कि उनके पास देखें एक कार्ड उनके पास वो भी है, वो हुतीस को कहें वहां से वो बाबुल मंदब को भी बंद करवा दें, वो भी एक बड़ा अहम कार्ड है। साथ ही वो समझते हैं उनके पास कुछ मिसाइल्स ऐसे हैं, क्योंकि वो हर बार कुछ नए मिसाइल्स भी इस्तेमाल करते हैं
जिससे वो गल्फ कंट्रीज को बहुत ज्यादा हिट कर सकते हैं। अभी भी देखें बार बार वो यूएई को जिस तरह हिट कर रहे हैं। तो वो दोनों साइड ये समझ रही हैं कि उनके पास मिलिट्री कैपेसिटी ऐसी है कि जो दूसरे को मजबूर कर देंगी ज्यादा लचक दिखाने पे। लेकिन यही खतरा होता है जहाँ पे मिसकैलकुलेशन का, क्योंकि इसी वजह से अगर जंग दोबारा शुरू हो जाए फिर आगे आपको पता नहीं होता कि फिर वो किस तरफ जाएगी। वो एस्केलेशन, अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की तरफ भी जा सकती है। और देखिए क्योंकि अमेरिकन अभी अगर अटैक करेंगे तो जाहिर है कि वो जिस तरह उन्होंने थ्रेटन किया हुआ है को बिग टैग जो है ना टारगेट्स, मिसाल के तौर पे पावर स्टेशंस हैं या उनके एनर्जी प्लांट्स हैं, जो है इसी तरह दूसरे, या फिर उनकी जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं ऑयल और गैस की, या उनके जो है ना डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, तो उसके मुकाबले में फिर उसके जवाब में फिर ईरान भी हिट कर सकता है। अब ईरान इजराइल पे तो शायद उतना हिट नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादा उनके लिए आसान है ये खलीजी ममालिक पे हिट करना, जो कि बहुत ही बुरा होगा, बिकॉज दोनों साइड से फिर देखिए मुसलमानों का नुकसान हो रहा होगा। बिल्कुल। और इजराइल तो खुश हो रहा होगा, बिकॉज वो तो चाहते हैं कि जंग इजरायली चाहते हैं कि दोबारा जंग शुरू हो, नेतन्याहू ही चाहता है बिल्कुल। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ईरान में भी इस चीज को समझने की जरूरत है। इस वक्त जंग का दोबारा शुरू होना जो है वो सिर्फ इजराइल को सबसे ज्यादा सूट करेगा। ठीक है। अच्छा जौहर साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे, जो एटमी प्रोग्राम पर जीरो इनरिचमेंट की बात हो रही है, जिसका मुतालबा बार बार किया जा रहा है, लेकिन इससे पीछे हटना ईरान के लिए सियासी तौर पर मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ईरान जो है वो खास तौर पर जो यूरेनियम अफजोदगी का हक है और आबना हुर्मस पर अपनी खुद मुख्तारी है, उसको रेड लाइन कंसिडर करता है कि ये उसकी रेड लाइन है। इसलिए अगर मुकम्मल तौर पर हथियार डाल देता है तो फिर दाखिली सतह पर ये हुकूमत की कमजोरी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर जिस तरह से सदर ट्रंप का आगे आने वाला दौरा है बीजिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर चीन फिर ईरान पर दबाव डालता है किसी किस्म का, तो कोई लचक दिखा सकता है इस सारे मामले में तेहरान? जी देखिए, मेरा अंदाजा ये है कि बल्कि जो बातचीत अभी बाहर भी आ रही है कि इस पे जो सस्पेंशन वाला मामला था कि कितने अरसे के लिए फ्रीज होगी, अमेरिकन कह रहे हैं 20 साल, ईरान पहले 3 से 5 साल कह रहा था, बट बीच में इतलात ये भी थी कि वो बढ़ गया 10 साल के लिए। अभी देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका जिक्र नहीं किया इतना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज्यादा जिक्र किया उस 440 किलोग्राम यूरेनियम का, जो है ना, जो इस वक्त उनके लिए फौरी एक इशू है ना, क्योंकि अब बात ये भी चल रही है ना कि शुरू में एक फ्रेमवर्क MOU हो जाए और फिर बाकी जो ये सस्पेंशन के मामलात हैं कि कितने अरसे तक होगी और कैसे होगी, वो फिर बाद में बतदरीज मुज़ाकरात में 1 महीने का वक्त होगा, उसमें हल किए जाएं। इस किस्म का फार्मूला भी है। लेकिन अमेरिकन जो है बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है उस 440 किलोग्राम के बारे में, क्योंकि वो समझते हैं कि वो जो 60% अफजूदा यूरेनियम में पड़ा है और इसराइलीज भी समझते हैं कि वो उनके लिए ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज वो जो है ना बॉम्ब की तरफ उनको लेके जा सकता है। तो इसलिए जो न्यूक्लियर इशू में जो 2 मामला थे, एक तो सस्पेंशन का और दूसरा ये 440 किलोग्राम जो अफजूदा यूरेनियम का, उसमें फौरी तौर पे अमेरिकन चाह रहे हैं कि पहले वो 440 किलोग्राम जो है उसका मसला तो फौरन हल करें, बाकी जो है उस पर एक ब्रॉड कोई जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो सकती है उसके बुनियादी असूलों पे। तो लेकिन मैं समझता हूँ देखिए लचक तो दिखानी पड़ेगी ईरान को भी, लचक के बगैर ये मामला हल नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ ये हुआ है कि ईरान के अंदर उन्होंने थोड़ा सा माहौल इस तरह का बना दिया है, जो खुसूसन जो पासदारान इनकलाब है उन्होंने, कि जिसमें थोड़ा सा लचक दिखाना मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया कि अब हुर्मस तो अब हमारी है, तो इसमें से तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको लगता है कि कोई तब्दीली आएगी अब चीनी सदर से जो मुलाकात होने वाली है अमेरिकी सदर की, आपको लगता है कि कुछ तब्दीली आएगी, फरीकैन उनकी बात पर आमादा होंगे, या ईरान पर ये दबाव आप देख रहे हैं मुसलसल होता चला जाएगा? लेकिन जब चीन के में जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उसमें अगर चीन ज्यादा ईरान पे प्रेशर और उनका सबसे ज्यादा लेवरेज है दुनिया में ईरान पे, क्योंकि वो 90% तेल भी खरीदते हैं ईरान से, और साथ ही साथ ईरान जो है ना अपनी इवन मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी खासी हद तक चीन पे डिपेंडेंट है, जो है ना खसूसन जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं या मेटल अलॉय हैं, इवन फ्यूल्स हैं, बहुत सारी चीजें जो उनकी जो डिफेंस का सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा चाइना पे डिपेंड करता है। तो चाइना को लेवरेज तो है, लेकिन फिर इन मुज़ाकरात में ये होगा क्या कि अगर वो प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना से कंसेशंस मांगने चाहेंगे कि आप ईरान पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालें, तो फिर उसके बदले में उनको कुछ कंसेशंस देनी पड़ेंगी ट्रेड इश्यूज पे, मिसाल के तौर पे साउथ चाइना सी के मामलात में मिसाल के तौर पे। तो वो फिर एक जो है ना एक अलग चैप्टर होगा, जिसमें कि फिर आपस में लेन देन हो सकता है अमेरिका और चाइना के इस मामले में। लेकिन चीन का रोल मैं समझता हूँ उसमें अहम भी होगा और बहुत ज्यादा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव भी होगा, बिकॉज चीन नहीं चाहता कि ये जंग जो है मजीद जारी रहे। देखिए चीन को तो बहुत नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि उनकी तो सारी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है। तो वो मुल्क है ना जो सारा
पूरी दुनिया से कमोडिटीज मंगवाता है, फिर उनको अच्छा जौहर जो साहब, है ना चीन invest के कराए। अलावा भी तकरीबन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनका नुकसान इस सारी सूरत हाल होगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तवील अरसे तक बंद रहती है तो डेफिनेटली जो आलमी मईशत है उसका प्रेशर तो होगा। उस पर क्या जो सदर ट्रंप हैं वो खुद लचक दिखाने का कुछ सोच सकते हैं, रिलीफ देने के लिए सोच सकते हैं? दूसरा ये कि अमेरिका में इंतखाबात आने वाले, मिड टर्म इलेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, और फिर जो तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, इसका कोई प्रेशर, कोई दबाव वो लेंगे? और सूरत हाल चूँकि आपने कहा लचक दोनों फरीकैन को ही दिखानी पड़ेगी, तो क्या सदर ट्रंप उस वक्त कोई लचक दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको इन नियर फ्यूचर? जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका पे प्रेशर 2-3 किस्म के हैं प्रेसिडेंट ट्रंप पे। एक तो जाहिर है वो सियासी तौर पे ये बड़ी गैर मकबूल जंग है अमेरिका में, और वो उसकी गैर मकबूलियत और भी बढ़ रही है इस वक्त, तो उसका काफी खासा प्रेशर है। आगे मिड टर्म्स आ रहे हैं, वो भी प्रेशर है। फिर ये इकोनॉमिक जो इक्तिसादी जो है अमेरिका में, जो देखें गैस स्टेशन पे ऑयल की कीमत $4.5 पे चली गई, अभी $3 थी इस जंग से पहले पर गैलन जो है ना। अमेरिका में तो तेल सस्ता होता है जरा, तो वो काफी सारे प्रेशर फिर दुनिया के बाकी मुल्कों पर प्रेशर डाल रहे हैं जी। खलीजी ममालिक भी अब जाहिर है उनको कह रहे हैं कि जी इसको आप अब सॉर्ट आउट करें सारी सिचुएशन को, तो बिल्कुल वो प्रेशर सारे हैं। इसी वजह से वो लचक जो है किसी हद तक उनको दिखानी पड़ेगी, पहले भी दिखाई है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान को भी मैं समझता हूँ उनको भी दिखानी पड़ेगी जरा ज्यादा लचक, क्योंकि वरना ये मामला हल नहीं होंगे। वरना फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो ये सोच सकते हैं कि अच्छा जी फिर एक बार मिलिट्री ऑप्शन दोबारा से एक्सरसाइज करें ताकि ईरान पे ज्यादा प्रेशर जनरेट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जौहर साहब, ये जो सूरत हाल है, आखिरी क्वेश्चन आपसे ये करना चाहेंगे कि जो सूरत हाल है इसमें हम पेट्रो डॉलर की बात करते हैं कि उस पर बहुत कदगन आएगी, और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पेट्रो डॉलर, अब बात आगे बढ़ चुकी है और अमेरिका जो है वो मजीद अपने आप को लिमिट करता जा रहा है। आपको लगता है ये जंग एक एक्सक्यूज बन जाएगी उनका इस खित्ते से निकलने का एक जवाब बन जाएगा? देखिए मैं समझता हूँ इस खत्ते का जो बेसिक डिफेंस आर्किटेक्चर है वो बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। अमेरिका की बेसिस भी यहीं पे रहेंगी। ये खलीजी ममालिक के साथ जो जिस तरह की उनकी डिफेंस कॉपरेशन है वो बहुत पुरानी है। देखिए उन्होंने ये पहले ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट्स थे, और फिर सऊदी के साथ उनका मामला 1945 का है। 1945 में वो क्विंसी पैक्ट हुआ था रूजवेल्ट और किंग अब्दुल अजीज के बीच में उस वक्त जो है ना, और वो फिर उसमें उस वक्त दायरान की उनको बेस दी गई थी। तो इतने पुराने ये ज्यादा चल रहे हैं और वो एकदम नहीं बदलेगा। हाँ ये होगा कि ये मुल्क जो है ना उसको अपने डिफेंस को मल्टी लेयर्ड करना चाहेंगे, यानी कि इसमें और मुल्कों को भी इन्वॉल्व करेंगे, जिससे पाकिस्तान है, जिस तरह सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान से SMDA भी साइन किया है, तो उसमें और भी मुल्क आ सकते हैं, तुर्किया है, इस तरह के। लेकिन जो बेसिक उसका डिफेंस आर्किटेक्चर है मैं समझता हूँ वो अमेरिका इस खत्ते से नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। करंट सिचुएशन जो थी उस पर हम बात कर रहे थे। देखते हैं कि जो दौरा है इसके बाद क्या मामलात में बेहतरी आती है या फिर मजीद तलखियाँ बढ़ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं जी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हमने सुबह सुबह आपके साथ शेयर करनी थी? वो खुशखबरी है बच्चों के लिए, और मेरे ख्याल है वालिदैन के लिए शायद ना ही हो, क्योंकि गर्मियों की जो छुट्टियों का ऐलान है वो पंजाब में कर दिया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सूबे भर के सरकारी और निजी